everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss pedigree charts. तो pedigree chart क्या होते हैं, X-linked, Y-linked, autosomal, रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो, उनका कैसे पता लगाया जाता है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कैसे होता है, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ में जो नीट का एग्जाम होता है उसमें भी ये चीज़ पूछी जाती है। पेडिग्री चार्ट आपको देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है कि ये कौन से टाइप का ट्रेट शो कर रहा है या डिसऑर्डर शो कर रहा है। तो वही चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पेडिग्री चार्ट होता क्या है? पेडिग्री चार्ट जो होता है ये एक फैमिली ट्री होता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है फैमिली के हर मेंबर के बारे में। इनको इस चार्ट को देखने से ही सिर्फ डॉक्टर को ये चीज पता चल जाती है कि बायोलॉजिकल रिलेशन क्या है, यानी वो जो भी इंडिविजुअल है जो हमारे पास आया है, जैसे अगर मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई पर्सन आया है और वो बोल रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर है, तो उसका मैं पेडिग्री चार्ट बनाऊंगी। वो पेडिग्री चार्ट बनाने के लिए मुझे उस पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि उसके फादर को वो डिजीज थी या नहीं, सिबलिंग्स को है या नहीं, पेरेंट्स में से, ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को वो डिजीज थी या नहीं। इससे ही एक चार्ट बनाया जाता है। तो इसमें फैमिली की सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पेडिग्री चार्ट जो होता है वो फैमिली ट्री होता है। अब इस चार्ट के अंदर क्या यूज किया जाता है, सिंबल्स यूज करते हैं। वो सिंबल्स अब आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं। उन सिंबल्स को देख के, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहे हैं, जिससे हमें एकदम से ये चीज क्लियर हो जाएगी ये पर्सन जो है, इसका जेंडर क्या है, इसको कौन सी डिजीज है, ये अफेक्टेड है या नहीं है। तो ये सब चीजें डायरेक्टली सिंबल्स को देख के पता चल जाती हैं। तो ये एक टाइप का विजुअल टूल है। आप विजुअली सारी चीजें देख रहे हो, आपके पास एक चार्ट है, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इससे क्या क्या चीजें पता लगाते हैं, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप का पता लगाते हैं कि कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका ग्रैंड पेरेंट है, कौन सन है, कौन डॉटर है, ये सब चीजें पता लगाते हैं। इसके अलावा मोड ऑफ इनहेरिटेंस का भी पता चलता है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि वो डिजीज जो है वो फादर सन को ट्रांसमिट कर रहा है या फादर डॉटर को ट्रांसमिट कर रहा है या मदर ऐसा कर रही है। तो वो मोड ऑफ इनहेरिटेंस भी हमें पेडिग्री चार्ट से पता चल जाता है। तो पेडिग्री चार्ट जो होते हैं उनमें कौन से सिंबल यूज करते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए स्क्वायर यूज किया जाता है। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि आगे अगर सीधा मैं स्टार्ट कर देती क्वेश्चन से तो आपको समझ ही नहीं आता, क्योंकि बहुतों का ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता, उन्हें नहीं पता चलता कि कौन सा पेडिग्री क्या है, ठीक है। काफी कंफ्यूजन आती है। इस वीडियो के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो मेल्स जो भी होंगे, फादर हो, सन हो, कोई भी हो, तो उन मेल्स को डिपिक्ट किया जाता है एक स्क्वायर से, ठीक है। स्क्वायर खाली होता है, उसके अंदर कोई कलर नहीं होता। फीमेल्स को डिपिक्ट करने के लिए डॉटर हो या मदर हो, ग्रैंड मदर हो, उन्हें डिपिक्ट करने के लिए सर्कल यूज करते हैं। अगर उस पर्सन का जेंडर अनस्पेसिफाइड है, आपको नहीं पता, ठीक है, तो उसके लिए डायमंड शेप यूज करते हैं जो यहाँ बनी हुई है। अगर वो पर्सन अफेक्टेड है, उस वो डिजीज या वो ट्रेट शो कर रहा है, जो भी आप कंसिडरेशन में ले रहे हो, तो उसके लिए सिंबल को कलर कर देते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर उस पर्सन की डेथ हो गई है तो उस पर्टिकुलर सिंबल को, चाहे स्क्वायर हो या सर्कल हो, उसे क्रॉस कर देते हैं, कट कर देते हैं। मेटिंग के लिए क्या चीज होती है, मेल एंड फीमेल के जो भी सिंबल्स हैं उनके बीच में एक लाइन डली होती है। अगर कॉन्सैंग्यूनिस मेटिंग होती है या कॉन्सैंग्यूनिस मैरिज होती है, मतलब कजन्स के बीच में मैरिज, तो उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल के सिंबल्स के बीच में डबल लाइन डालते हैं, ठीक है। अब ये कुछ बेसिक सिंबल्स थे, इसके अलावा और भी सिंबल यूज किए जाते हैं, बट वो इतने ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, तो उतनी डिटेल में हमें जाना नहीं है। ये बेसिक सिंबल्स हैं, अगर ये समझ आ गए तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब जो भी ये डिसऑर्डर्स होते हैं, अब इनमें एक बेसिक चीज बता देती हूँ। एक डिसऑर्डर जो होता है उनमें हमें दो चीजें पता लगानी होती है। एक ये कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव डिसऑर्डर है, या डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है। दूसरी चीज जो हमें पता लगानी होती है वो होती है ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, ठीक है। तो वो सब चीजें पता लगाने के लिए कुछ पैटर्न होता है जो आपको देखना होता है उस पेडिग्री के अंदर।
तो वो कौन कौन से पैटर्न होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट कॉमन जनरल रूल्स अगर मैं बताऊं तो डोमिनेंट रिसेसिव का पता लगाने के लिए आप सिर्फ इतना देखते हो कि वो पेडिग्री जो है उसके अंदर जो भी जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं होती है, मतलब कि अगर पेरेंट्स को वो डिजीज नहीं थी लेकिन बच्चों को है, फिर उन बच्चों के जो बच्चे हुए उन्हें वो डिजीज है, तो ये चीजें इनको देख के जनरेशन स्किप हो रही है या हर जनरेशन में वो डिसऑर्डर है, उन्हें देख के हम बता सकते हैं कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, डोमिनेंट होगा अगर हर जनरेशन में वो डिजीज है, रिसेसिव होगा अगर जनरेशन स्किप हो रही है। ठीक है, ऑटोजोमल और एक्स लिंक्ड में भी क्या होता है, ऑटोजोमल जो होता है उसके अंदर मेल और फीमेल्स दोनों अफेक्टेड लगभग इक्वल होते हैं नंबर में, लेकिन एक्स लिंक्ड अगर होगा उस केस में मेल्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो अब हम डिटेल में हर एक डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर या ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स। इनका पता लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिसेसिव है तो यानी ये जनरेशन स्किप करेगा, तो जनरेशन स्किप होगी। दूसरी चीज, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड। मेल और फीमेल को जो डार्क वाले होंगे, जिन पे जो शेडेड है, उन्हें अगर आप देखोगे तो लगभग इक्वल होंगे मेल और फीमेल। ठीक है, अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों पेरेंट्स अगर अफेक्टेड हैं तो सारे चिल्ड्रन अफेक्टेड होंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसे देख के भी बहुत सारे पेडिग्रीज आप सॉल्व कर सकते हो। दोनों पेरेंट्स अगर अफेक्टेड हैं तो सारे चिल्ड्रन अफेक्टेड होंगे। कैसे, रिसेसिव डिसऑर्डर है तो क्या जीनोटाइप होगा, अगर पेरेंट अफेक्टेड है तो स्मॉल ए। दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो स्मॉल ए दोनों का जीनोटाइप होगा, और वो जो भी गैमीट्स बनाएंगे वो स्मॉल ए ही बनाएंगे, तो सारे चिल्ड्रन जो होंगे वो स्मॉल ए जीनोटाइप के ही होंगे, तो सारे चिल्ड्रन अफेक्टेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है कि मोस्ट अफेक्टेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अनअफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं। ये चीज भी आप देख सकते हो, इससे भी पता लगा सकते हो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं। अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं बट अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है, ऐसा केस कब होगा, जब अनअफेक्टेड पेरेंट्स जो हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर तो शो कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो हेट्रोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस हैं इसीलिए उनका एक गैमीट जो स्मॉल ए है वो ट्रांसमिट हो रहा है, वो मिल रहा है दूसरे वाले स्मॉल ए से, जिसकी वजह से अफेक्टेड इंडिविजुअल बन रहा है उनके ऑफस्प्रिंग में। इसके अगर कुछ हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करें तो सिकल सेल एनीमिया सबसे कॉमन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टे-सैक डिजीज, इसके अलावा फिनाइलकीटोनुरिया, ये सब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स में आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स याद रखना। अब इनका एक पेडिग्री चार्ट देख लेते हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कुछ ऐसे दिखते हैं। अब यहाँ क्या चीज नोट करोगे, अभी हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, अनअफेक्टेड पेरेंट्स का अफेक्टेड प्रोजेनी होगा, तो इसी को देख के आप बता सकते हो कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो सारे प्रोजेनी अफेक्टेड होंगे। तो सिर्फ ये 2 चीजें देखनी है आपको, इन्हीं 2 को देख के आप बता सकते हो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। कैसे, हमने जनरल रूल क्या पढ़ा है कि डोमिनेंट में जनरेशन स्किप नहीं होती, यहाँ आप देख रहे हो इसको भी है डिजीज, इसको भी है, इसके बच्चों को भी है, तो ये स्किप तो हो ही नहीं रही है, तो ये कहीं से भी रिसेसिव लगेगा नहीं आपको। ठीक है, तो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई 2 उन्हीं को देखना है आपने। अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड चाइल्ड, एंड इफ बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड देन ऑल ऑफ देयर चिल्ड्रन वुड बी अफेक्टेड। इन्हीं को देख के आपको पता चल जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं जिसमें जनरेशन स्किप भी नहीं हो रही है लेकिन है भी रिसेसिव। ठीक है, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर आता है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले डिसऑर्डर में या ट्रेट में क्या होता है, डोमिनेंट है तो जनरेशन स्किप नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑलमोस्ट इक्वल अफेक्टेड मेल एंड फीमेल, ये पॉइंट हमने पीछे भी देखा था, ऑटोसोमल रिसेसिव में भी देखा था, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा दोनों को। ठीक है, जनरल कैरेक्टर है, तो जनरेशन स्किप नहीं होगी, दे आर ट्रांसमिटेड बाय ईदर सेक्स,
मेल हो या फीमेल हो, फादर हो या मदर हो, जिसको भी डिसऑर्डर है वो उस डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है टू देयर सन और डॉटर। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। हंटिंगटन्स डिजीज है जिसे हंटिंगटन्स कोरिया भी बोलते हैं, तो ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। इसके अलावा ब्रैकिडेक्टाइली, ये भी एक टाइप का ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। अब इसका एक पेडिग्री देखते हैं। इस पेडिग्री में आप क्या चीज नोट कर रहे हो, जेनरेशन स्किप नहीं हो रही। ठीक है, जेनरेशन इधर भी था डिसऑर्डर, इधर भी है, इस सन को नहीं है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता। पीछे हमने पढ़ा ना ऑटोसोमल रिसेसिव में कि दोनों पेरेंट्स को है तो सारे बच्चों को होगा, वैसा यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल क्या नहीं हो सकता, ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता, डोमिनेंट है ये ट्रेट। ठीक है, और साथ में डोमिनेंट होने के साथ साथ क्या है कि ये जेनरेशन जो है वो स्किप नहीं कर रहा है, तो जेनरेशन स्किप नहीं करेगा तो डोमिनेंट होगा। और ऑटोसोमल इसलिए क्योंकि मेल और फीमेल लगभग इक्वली अफेक्टेड है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर देखते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव को सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर कोई जीन है जो उस ट्रेट के लिए, उस ट्रेट को बनाने में हेल्प कर रही है या उस डिसऑर्डर को कॉज कर रही है। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, मोस्ट अफेक्टेड आर मेल्स। मेल्स ज्यादा अफेक्टेड होंगे एज कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि मेल्स के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है लेकिन फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है। एक एक्स क्रोमोसोम को अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दोनों एक्स क्रोमोसोम को अफेक्टेड होने के। ठीक है, इसीलिए मेल्स में ज्यादा होती है ये डिजीज। नेक्स्ट चीज यहाँ क्या फीचर है, फीमेल्स आर कैरियर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जब भी डायग्राम आपको दिया होता है, पेडिग्री दिया होता है, उसमें अगर किसी फीमेल के यानी सर्कल के बीच में सेंटर में डॉट लगा दिया तो उसका मतलब वो कैरियर फीमेल है, और कैरियर फीमेल सिर्फ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में होती हैं। ठीक है, तो ये उस हिसाब से आप पता लगा सकते हो। नेक्स्ट चीज आप ये देखोगे, सन्स ऑफ द अफेक्टेड फीमेल शुड बी अफेक्टेड। अगर फीमेल अफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड है, तो उनके बेटे को वो डिजीज ट्रांसमिट होती है। ठीक है, बेटी को किस लिए नहीं होगी, क्योंकि बेटी को वो डिजीज होने के लिए फादर का एक्स भी कंट्रीब्यूटिंग है। ठीक है, तो हो सकता है फादर का एक्स नॉर्मल हो, तो इसीलिए अफेक्टेड फीमेल्स के सन अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि एक ही एक्स आता है सन के पास, वो भी आता है मदर से, तो अगर मदर अफेक्टेड है तो सन भी अफेक्टेड होगा। इसका एग्जाम्पल है हीमोफीलिया। इसके अलावा G3P यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, ये एक एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर है, ये सब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। अब इसका पेडिग्री चार्ट देखते हैं तो वो ऐसा दिखता है। ठीक है, अब यहाँ क्या नोट करोगे आप, सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या चीजें हमने पढ़ी, अगर मदर अफेक्टेड है तो बेटे भी अफेक्टेड होंगे। यहाँ आप देख रहे हो मदर अफेक्टेड है, बेटे भी अफेक्टेड है, बट बेटी अफेक्टेड नहीं है, तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट आता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। अब डोमिनेंट है तो जनरेशन स्किप नहीं करेगा। अफेक्टेड मेल्स का अफेक्टेड मदर होती हैं, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी ऐसा ही है जैसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव में था, अगर मदर अफेक्टेड है तो बेटे भी अफेक्टेड होंगे। ठीक है, ऑल डॉटर्स बट नन ऑफ द सन्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर आर अफेक्टेड। अब इसका क्या मतलब है, अगर फादर अफेक्टेड है, उस ट्रेट को शो कर रहा है, तो उसकी सारी डॉटर्स को वो ट्रेट पास होगा, बट बेटों को पास नहीं होगा। बेटों को पास क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि फादर कैन ओनली ट्रांसमिट हिज वाई क्रोमोसोम टू द सन,
ठीक है, एक्स तो देता ही नहीं है सन को, तो सन अफेक्टेड ही नहीं होंगे, लेकिन डॉटर अफेक्टेड होगी क्योंकि फादर के अफेक्टेड होने का कारण है एक्स क्रोमोसोम पे वो ट्रेट। अब वो एक्स क्रोमोसोम जाएगा डॉटर के पास, तो डॉटर अफेक्टेड होंगी। इसका अगर एग्जांपल लें तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है, ये सब डिसऑर्डर्स एक्स लिंक डोमिनेंट में आते हैं। ठीक है, इसका भी पेडिग्री देखते हैं, तो ये पेडिग्री है। मदर जो है वो सन और डॉटर दोनों को ट्रांसमिट कर सकती है, बट फादर कैन ओनली ट्रांसमिट द डिसऑर्डर और ट्रेट टू डॉटर्स। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि ये डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। अब लास्ट एक और पढ़ लेते हैं, लास्ट सबसे इजी वाला है। इसमें क्या है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं या वाई लिंक्ड डिसऑर्डर बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, वाई क्रोमोसोम जो होता है उस पे होलेंड्रिक जीन्स होती हैं, होलेंड्रिक बोला जाता है टर्म। ठीक है, वाई लिंक्ड वाले डिसऑर्डर जो होंगे, क्योंकि वाई क्रोमोसोम मेल्स में होता है, तो मेल्स ही इसे ट्रांसमिट कर पाएंगे टू सन। ठीक है, तो वाई लिंक डिसऑर्डर देख के ही इजीली आपको पता चल जाएगा, सिर्फ स्क्वायर वाले अफेक्टेड होंगे, कोई भी सर्कल अफेक्टेड नहीं होगा, यानी फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, सिर्फ मेल्स ही अफेक्टेड होंगे। एंड दीज टाइप ऑफ ट्रेट्स शो मेल टू मेल ट्रांसमिशन, फादर टू सन ट्रांसमिशन। ठीक है, एंड अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड फादर, जो चीज अभी हमने पढ़ी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लें तो वाई क्रोमोसोम इनफर्टिलिटी, ये भी पास फादर से सन में होती है। इसके अलावा सम केसेस ऑफ स्वेयर सिंड्रोम, ये भी वाई लिंक डिसऑर्डर में आता है। ठीक है, इसका अगर हम देखें पेडिग्री चार्ट तो ऐसा दिखता है, साफ पता चल जाएगा। पेडिग्री चार्ट देखते ही सिर्फ स्क्वायर अफेक्टेड है, तो ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, सबसे इजी। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो आज हमने पढ़ी कि पेडिग्री चार्ट क्या होता है, पेडिग्री चार्ट को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे आपको इजीली देख के ही पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का। बहुत इजी टॉपिक है ये, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ और ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और इजीली समझ नहीं आते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपको कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आता, चाहे CSIR नेट लाइफ साइंसेस का हो, क्लास 11th बायोलॉजी का हो, क्लास 12th बायोलॉजी का हो, मतलब बायो से रिलेटेड कुछ भी आपके कंसर्न्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं जल्द से जल्द उन पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम और डिस्कस करेंगे फर्दर कि और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो नेट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो टिल देन, गुड बाय।